स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी। तो फर्स्ट यूनिट का मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट के डाउट नहीं है तो मैं आपको आज सेकंड यूनिट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। सेकंड यूनिट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेटा। सेकंड यूनिट में सबसे पहला जो है सेकंड जो डाउट्स हैं वो आप मेरे से लेते रहना ऑफलाइन क्लास में। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी सेकंड यूनिट है। प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं इनको, और इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको समझ में आएगी ये। तो इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला सब टॉपिक हम करेंगे आज जो यूनिट 2 का 2.1 बोलते हैं, जिसे हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी वन संसाधन। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद है मिनरल रिसोर्सेज, फिर फूड रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज हैं। उसके बाद लास्ट में लैंड रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला है हमारा क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके यूजेस क्या क्या हैं। आफ्टर यूजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. After deforestation, in this we are going the important topic that is called as timber extraction. क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं बेटा, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। एक लंबे समय तक एक एरिया में अगर हम लगातार पेड़ काटते रहें तो हम उसको वनों की कटाई बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उसके कारण क्या है और क्या क्या प्रभाव होंगे वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए माइनिंग के बारे में बताएंगे, और डैम्स और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो सब डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम देखें फॉरेस्ट वर्ड यानी जो वन है वो कहाँ से आया, वो इंग्लिश में आया लैटिन वर्ड से जिसका नाम है फॉरिस। फॉरिस फॉरिस का मतलब होता है बेटा आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ, बाहरी। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके बाहर है यानी आपके आउटसाइड है उसको हम फॉरेस्ट से फॉरेस्ट बनावो। तो फॉरेस्ट जो है वो वन जो है, वन का मतलब क्या होता है, जंगल। हिंदी में हम जंगल भी बोलते हैं। वन और जंगल दोनों आपस में पर्यायवाची हैं बेटा। तो जो मोस्टली फॉरेस्ट होते हैं वो आपके ऐसे एरियाज़ होते हैं जो नदियों के आसपास या जो पहाड़ों पे या किसी भी वैलीज़ में होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, या नदियों में जैसे आपने देखा होगा गंगा रिवर फ्लड प्लेन है, या जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पर आपको वन मिलते हैं। स्पेशल तरह की वेजिटेशन मिलती है। वेजिटेशन मतलब पेड़ मिलते हैं, ठीक है ना, पेड़ों की जनसंख्या मिलती है। तो फॉरेस्ट आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट संसाधन यानी रिसोर्सेज इन अवर अर्थ, ठीक है। जो रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा वो हमें खरीदने नहीं पड़ते, वो हमें नेचर से एज ए गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। तो संसाधन हम उसको बोलते हैं जिनका हम अनलिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, जिनको हमें बनाना नहीं पड़ रहा, जो हम खरीद नहीं रहे, जो हमें प्रकृति से अपने आप मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम संसाधन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ जो है हमारी वो फॉरेस्ट से ढकी हुई थी। और मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे अलग अलग जोन आए तो उसको पेड़ कम होते गए। तो एक एस्टिमेशन ये है कि 1/3 जो है हमारी अर्थ वो पेड़ों से घिरी होनी चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मतलब 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी में या हमारे अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में कंट्री की। जो हमारी अर्थ के अंदर एनवायरनमेंट जो हमारा बदल रहा है, जो हम कहते हैं ऑक्सीजन लेवल है, या जो हमारी अर्थ में बैलेंस मेंटेन करते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में। ट्रीज़ हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इनमें बहुत तरह के आपके एनिमल्स ग्रो रहते हैं, हैबिटेट है उनका। या वहाँ पर जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको बहुत तरह के टिम्बर या उनको फॉरेस्ट या इनको बहुत तरह के मतलब गम, ग्लू, रेजिन्स, वुड, फायरवुड, या जो भी टिम्बर एक्सट्रैक्शन जो है, मेडिसन्स, ये सब वहीं से मिलती हैं। रबड़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ का चीज़ें हैं वो सब मिलते हैं। तो मतलब वनों के यानी कि जो हमारे पेड़ हैं, वन हैं, जंगल हैं, इनका कोई एक यूज़ नहीं है, इनके अनलिमिटेड यूज़ हैं। तो हमारी अगर फॉरेस्ट के बारे में ध्यान से देखें तो इनकी कंपोजिशन भी अलग अलग है। आप किसी एक जगह पे जाओगे तो आपको अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, वहाँ का वन क्षेत्र अलग होगा।
वहाँ पे अलग तरह के जीव जंतु होंगे, अलग तरह की आबो हवा होगी, टेम्परेचर प्रेशर होगा। कोई छोटे पत्ती वाले होते हैं, कोई बड़ी पत्ती वाले होते हैं, कोई मोटे तने वाले होते हैं, कोई पतले तने वाले होते हैं। अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह की इनकी डेंसिटी है, मिडोस में है कहीं कोई। मैं अभी फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगी अगली कुछ स्लाइड्स में आपको, ताकि आप उससे थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें कि अलग अलग तरह के पेड़ क्या हैं। हमारे इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेटली 10 तरह के बायोजोग्राफिकल रीजन्स हैं, और हर तरह की जोग्राफी में अलग तरह का पौधा ग्रो करता है। ठीक है, तो इनके फॉरेस्ट के हमारे लिए क्या यूज़ हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, हम बिना पेड़ों के तो सोच ही नहीं सकते अपने आप को। तो पेड़ों के पे ही जानवर रहते हैं, पेड़ों पर ही हमारा वो रहता है। तो पेड़ों से ही हमें क्या मिला, लकड़ी मिली। लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया, या स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ की चीज़ें बनाई, रिक्रेशनल चीज़ें बनाई। पेड़ों से हमारे घर सजते हैं, मतलब उनमें हम जो फर्नीचर है, या जो हमारी बेड है, या जो हमारे अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा फ्लोरिंग भी वुड की देखते हैं आजकल। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम अगर अपनी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम अच्छे से पढ़ लेना, ये सब इंट्रोडक्शन को, और इनको लिख लेना या याद कर लेना, या स्लाइड्स को देखते रहना बेटा। इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो हमारे इंडिया में जितने, अभी मैंने आपको बताया था कि 33% होने चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, बट 1/3 नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक पहले जो मैंने आपको बताया था कि 33% क्षेत्र में होनी चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं है। हमारे इंडिया में सिर्फ 21% भी वन है, जो कि कम है। 33 से कितना कम हो गया, मतलब 12% तो कम हो गया, यानी कि जितना होना चाहिए उससे हमारे पास 12% एरिया कम है, जहाँ पर पेड़ या वन संसाधन है। तो इसका मतलब हमारे देश में ज़रूरत है, हमें पेड़ उगाने की ज़रूरत है। तो कितना फॉरेस्ट एरिया है, तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से 6,90,899 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारे पास वन क्षेत्र हैं। और वन क्षेत्रों का जो हम देखें तो वो मतलब उनकी जो डेंसिटी है, जो कवर है, वो भी बहुत कम है। यानी कि बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं है, बहुत लाइट और वीक से फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर मिलते हैं, तो जिनको हम इजीली नहीं कर सकते। तो इनके 4 कैटेगरीज 5 हमने लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से सुनो और उसके बाद समझो। जिसको नहीं समझ में आता वो दोबारा सुनो, फिर दोबारा समझो, नहीं तो मुझसे पूछ लेना आके। ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस मतलब जो बहुत डेंस है, जिनकी कैनोपी होती है बेटा। एक आपने देखा होगा कि जब कोई फॉरेस्ट एरिया होता है तो उसमें ऊपर से नीचे ज़मीन नज़र नहीं आती, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमें आसमान नज़र नहीं आएगा। कैसे कि जो उनके जो तने होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो आपस में जो क्या कहते हैं, इतने मिल चुके होते हैं कि वो बिल्कुल अपनी कैनोपीज़ को मैं आप कहूँगी कि उनकी ऊपर से ना, मतलब इतनी छाया या परछत्ती सी बन जाती है कि आप नीचे खड़े हो तो आप ऊपर आसमान नहीं देख सकते, आप जीव जंतु नहीं देख सकते। और अगर उसी तरीके से अगर आप नीचे ऊपर हैं तो ऊपर से आपको नीचे ज़मीन नहीं दिखाई देगी। तो 70% या उससे ज़्यादा ऐसे होने चाहिए जो डेंस होने चाहिए, पर है नहीं। फिर मॉडरेटली डेंस आता है, वो 40 से 70% है हमारे देश में। फिर आता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो खुले हुए हैं, मतलब मैदान है, मैदानों में कहीं 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 थोड़े थोड़े जगह पे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर भी फॉरेस्ट तो मानेंगे उसको, पर वो ओपन फॉरेस्ट मानेंगे उसको। वो तो 10 to 40% जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं ना बेटा, ये माउंटेन्स पे होते हैं। अगर आप कुल्लू मनाली शिमला या कहीं कहीं जाते हो तो वहाँ जो पहाड़ों पर होते हैं तो वो मॉडरेटली डेंस है। मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो आपको दिखाई देगा आसमान, आपको ज़मीन दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी ऊपर से, इसका मतलब वो मॉडरेटली डेंस है। डेंस मतलब है कि मतलब डेंस तो ऐसा होगा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। 70% तक तो कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा कैनोपी से ऊपर नीचे का। ठीक है। तो 40 to 70 में मॉडरेटली डेंस। ओपन में सिर्फ 10 से 40% ही होता है डेंस कैनोपी के अंदर। और जो स्क्रब होता है, ठीक है, स्क्रब क्या होता है, जिसमें मतलब बहुत कम डेंसिटी होती है, जो कैनोपी की सिर्फ 10% ही मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब झाड़ियाँ सी होती हैं स्क्रब को, ये मतलब यूँ मान के चलो हिंदी में कि झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, जैसे रेगिस्तानी है या मरुस्थल इलाके हैं, या जो हरियाणा में अगर देखें तो हरियाणा में आपको स्क्रब ही मिलेंगी बेटा। ठीक है। तो स्क्रब ही एरिया को काउंट करना उसके अंदर। उसके बाद आप आ जाओ नॉन फॉरेस्ट एरिया में। नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो नॉन फॉरेस्टिक एरिया में आपको वो एरिया होगा जो जिसमें फॉरेस्ट है ही नहीं एक्चुअली, यानी कि रोड साइड एरिया को हम कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ग्रीन और येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो जो ग्रीन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है।
और येलो वाले ओपन ओपन फॉरेस्ट हैं। उसके बाद जो आपको रेड रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो हरियाणा में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर नॉन फॉरेस्टिक एरिया है हरियाणा में, पंजाब में। यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है और फॉरेस्ट कम है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ ग्रीन डॉट्स हैं यानी वो डेंस फॉरेस्ट हैं, और येलो डॉट्स ओपन फॉरेस्ट हैं। तो इस तरीके से देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। ये 8-10 तरह के फॉरेस्ट हैं हमारे पास, जिसमें ये पिंक कलर के हैं, ठीक है। ये ड्राई को टेम्परेट हैं। ये देखो जहाँ जहाँ पे पिंक कलर है वहाँ पर ड्राई टेम्परेट या टेम्परेट वेटलैंड फॉरेस्ट हैं। और जो बिल्कुल आपको ये कोल्ड फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। फिर आपको अगर आप देखो हॉट डेजर्ट के पास ये सारा पीला पीला एरिया यहाँ पर भी है, पर यहाँ स्क्रब्स ज़्यादा है। पठार का एरिया यहाँ पीला है। ग्रीन एरिया देखो केरल में है थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जहाँ पे ग्रीन एरिया है वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहीं पे हमारे पास ज़्यादा पेड़ हैं। और एक जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, ये ईस्टर्न हिमालयाज़ दिखो, ये देखो आपको यहाँ पे म्यांमार भूटान, यहाँ पर ये जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पर हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे बारिश होती रहती है, तो बड़े बड़े पत्ते वाले फॉरेस्ट हैं। तो ये एक्चुअल में फॉरेस्ट हैं पिंक और ग्रीन। बाकी हमारे जो हैं फॉरेस्टिक एरिया ये बहुत कम है हमारे इंडिया के अंदर। जहाँ गंगा का प्लेन है देखो वहाँ पे भी फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैंने बताया केरल में होता है, कर्नाटक में, वेस्टर्न घाट्स में, और फिर अगर ऊपर चले जाएं तो लोअर हिल्स में। तो इस तरीके से बड़े बड़े पत्ते वाले होते हैं आपके, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। दिख रहे हैं आपको ये हिमालयन रीजन में देखो कितना डेंस है, दूर से आप देखो, ठीक है। ये ओपन फॉरेस्ट है, ये कोने वाला नीचे ऊपर से तीसरी, और ये मैनग्रोव है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो होते हैं ये वेस्टर्न घाट्स में है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में ये हैं आप कहाँ पे हैं, देहरादून में और महाबलेश्वर में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं डैम्प फॉरेस्ट, ये सुंदरबन या डेल्टा में आते हैं। उसके बाद है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये 4 पिक्चर दिखा रखी हैं, ABC करके देखो 3 पिक्चर्स हैं। तो पहली जो पिक्चर है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अब ट्रॉपिकल को हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं हिंदी में बेटा, और ड्राई को शुष्क, डेसिडुअस को जिनके पत्ते गिर जाते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय बेल्ट में आते हैं, शुष्क हैं, और जिनके पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं, जो अभी रीजन चल रहा है डेसिडुअस चल रहा है। तो उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय ड्राई डेसिडुअस में आते हैं, यानी कि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। तो आपको पता होगा, आपने SS पढ़ी है, तो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। 0 डिग्री इक्वेटर से तो 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे। 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके 23 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं। फिर है उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब क्या होता है, जिसमें कांटे होते हैं, बड़े बड़े डार्क डार्क कांटे होते हैं, जैसे बेरी के अंदर होते हैं, या आप गुलाब में देखते हो, या झाड़ियाँ होती हैं उनमें देखते हो। बहुत सारे कीकर है, या फिर टाली है, या फिर आपकी जो शिव जी भगवान को चढ़ते हैं फूल, बेलपत्र उनमें होती है। तो वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात में ये वाले होते हैं। तो बी वाले पेज में देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो आपको कटीले पौधे दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद सी वाला जो आपका है वो है ये ईस्टर्न घाट में, यहाँ पर आपको हरियाली ज़्यादा दिखाई देगी। ये आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स में चले जाओ तो यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय सूखे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन को हम क्या बोलते हैं, जिनमें मतलब पत्ते हमेशा सर्वहरी रहते हैं, जो मतलब गिरते नहीं हैं, जो हमेशा गहरे रहते हैं, उसको बोलते हैं हम एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर मोंटेना सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे ही मोंटेना का मतलब आता है, यह सब ट्रॉपिकल रीजन का आता है। ट्रॉपिकल तो मैंने भी बताया आपको, यानी उष्णकटिबंधीय से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर की तरफ। अब उससे ऊपर जाएंगे जब हम, यानी कि जो हमारा, अगर हम अर्थ को देखें, हम उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में जाएं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, तो उसके बाद जो बेटा हमारा
हाँ जो मतलब उससे ऊपर जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो रीजन आएगा यानी 66.5 डिग्री तक का जो रीजन आएगा ऊपर नीचे का, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक, उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास आता है शिलोंग या नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके अंदर जो आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में, ठीक है बेटा, यहाँ पर हिमालय रीजन याद कर लेना। फिर है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट ठंडे होते हैं बेटा, ये याद रखना। हिमालय में जो होते हैं वेट टेम्परेट, हिमालय वेट टेम्परेट, या फिर हम मोंटेना वेट टेम्परेट कहेंगे। इसमें ना जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा, ये जो क्रिसमस आती है तो जैसे होते हैं ना चीड़ के, पाइन के, देवदार के, इस तरह के जो पेड़ होते हैं ये जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। इनके ना मतलब कई फाइब्रेट होती है, मतलब कई इनकी मतलब फर्क्रेशंस होती हैं। तो हिमालय ड्राई टेम्परेट भी होता है, वेट टेम्परेट भी होता है। जो वेट टेम्परेट होता है वो तो यहाँ अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे वो पौधे, उस तरह के पौधे। और जो ड्राई टेम्परेट के हैं वो कश्मीर में मिलेंगे। सब अल्पाइन इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें बड़े बड़े पेड़ कम होते हैं बेटा, छोटी छोटी झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। ड्राई अल्पाइन स्क्रब सिक्किम में मिलती हैं या फिर आपकी हायर हिमालय की पहाड़ियों पर मिलती हैं। फिर है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा 20वीं सेंचुरी में हमारी डिग्रेडेशन हुई, क्योंकि तब से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही स्टार्ट हुई, लोगों ने पेड़ों को काटना या वहाँ पर टिम्बर को जलाना। अभी भी सर्दियाँ होती हैं तो लोग पेड़ काट काट कट के उसको बाट मतलब जलाने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, यानी हमें कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए। तो इसी का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है कि लकड़ी पहले बहुत यूज़ होती थी, अब लकड़ी का सब्स्टिट्यूट है कि प्लास्टिक, क्योंकि लकड़ी महंगी भी हो गई है, क्योंकि ये जल्दी से मिलती भी नहीं है। उसी तरीके से जो हमें क्या करना चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया को बढ़ाना चाहिए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारा बैलेंस है, फॉरेस्ट एरिया है, वो भी पर हेक्टेयर बढ़े, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 0.075 पर हेक्टेयर से बढ़कर हमारा बढ़ना चाहिए। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट में हमारा एरिया तभी बढ़ेगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है 33% होना चाहिए, जबकि हमारे पास तो सिर्फ कितना है, 20% है प्लेन्स में, और उसमें तो 67 to 70% पेड़ होने चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है बेटा, आपको मैंने बताया था, वनों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव करना है तो हमें ट्राइबल लोगों का वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनको वो करना पड़ेगा, मतलब लेके आना पड़ेगा साथ में, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें उनकी इम्पोर्टेंस को। तो यूजेस क्या क्या हैं फॉरेस्ट के, लोकल देखो 2 तरह के यूजेस मैं ज़्यादा बताती हूँ। एक तो सबसे बड़ा ये आता है कि हमारे को जिस चीज़ की हमारी कंजप्टिव वैल्यू है, हम इतने सेल्फिश हैं कि अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो तो उसको हम लेंगे ही नहीं। कंजप्शन के लिए, मार्केट यूज़ के लिए, इकोसिस्टम के लिए और अदर यूजेस के लिए। पहले कंजप्शन के लिए बता रही हूँ बेटा। फूड जैसे फ्रूट्स हैं, टिम्बर हैं, फ़िश है, इनके लिए मशरूम है, एनिमल मीट है, फोडर है। फोडर क्या होता है बेटा, फोडर किसको कहते हैं, फोडर होता है बेटा ये जो आपकी तूड़ी वगैरह होती है, जो चारा की तरह यूज़ होती है, उसको हम फोडर बोलते हैं। फ्यूल वुड क्या होता है, किसी को फ्यूल के बारे में पता हो, ईंधन के लिए लकड़ी जो यूज़ होती है, जैसे पहले लकड़ी का कोयला बनाते हैं, फिर कोयले को क्या कहते हैं खाने के लिए, या हम पहले तो मालगाड़ी वगैरह में यूज़ होते थे, तो कोयले से हम ये थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी भी निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यूज़ होती हैं, इस तरीके से भी हम एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, पोल्स में, हैचिंग लीव में, या फिर फाइबर्स की तरह बास्केट बनाने में, रोप्स बनाने में, नेट्स बनाने में, मेडिसिनल प्लांट्स में। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग यूजेस हैं। देन कानी ट्राइब की एक केस स्टडी बता रही हूँ मैं आपको। केस स्टडी में क्या है बेटा, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट में, हिमालय में, केरल का में आपके एक बहुत बड़ा विलेज था का, उसमें एक साइंटिस्ट ने अपनी एक टीम बना रखी थी, उसने अपना बोटेनिकल गार्डन बना रखा था। तो कानी जो कस्बे के लोग हैं या जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते थे उनको ये पता होता था कि भी किस तरह की दवाई से हमारी शरीर में एनर्जी आती है एकदम से और स्ट्रेंथ बनती है। तो वो साइंटिस्ट ने उसको पता लगाया। तो साइंटिस्ट ने अपनी एक टीम बनाई और वहाँ पर एक गार्डन बनाया, उसमें वो पौधा लगाया और उसके बाद उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एगोपच्चा नाम की एक दवाई बनाई, और उसके पता लगा कि पौधों में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं, संजीवनी बूटी की तरह, जैसे आपको पता है
तो लोग पहले ऐसे ही नहीं कहते थे कि भाई हाँ पत्ता घिसा और उसको लगा दिया या खा लिया। आजकल भी देखो कड़ी पत्ता है, कई बार लोग कहते हैं कि कड़ी पत्ते को सुबह ऐसे खाली पेट करो, एसिडिटी नहीं होगी। या कई दवाइयाँ हैं आपकी जो सिर्फ उसकी रूट से पौधे की या उसकी जड़ों से, मतलब यानी कि तने से, कोई छाल से, कोई उसके वही मतलब फूलों से, तो अलग अलग चीज़ों से यूज़ करते हैं। तो मार्केट में आजकल आपने देखा होगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भरमार है। हर चीज़ में आप देखो, स्किन केयर में, हेयर केयर में, या आई केयर में, आपके कलरिंग के लिए, जो भी आप कहीं पे भी अगर आप देखो तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नाउ डेज़। तो आयुर्वेदिक में भी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा हर चीज़ में ये तुलसी, अश्वगंधा, ये मतलब खांसी में, कफ में, दवाइयों में भी। तो फाइबर्स में, फ्रूट्स में केन है, बैम्बू के प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं कई जगह पर। लकड़ी की बर्तन मिलते हैं, लकड़ी की वो मिलती हैं, बोट्स मिलती हैं। आज जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ बोट चलाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं। टिम्बर घरों के फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स गुड के लिए या मैच स्टिक्स के लिए, पेपर के लिए, और एटमॉस्फेरिक सर्विसेज के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, यानी क्लाइमेट के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। उसके अलावा भी वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमें कब मिलेगा जब पौधे उसको एब्जॉर्ब करेंगे। पौधे जहाँ होते हैं ज़्यादा वहाँ पर वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, वहाँ इरोजन नहीं होता, यानी कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पानी ज़्यादा जाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट होती है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, फ्लड्स नहीं आती हैं, ड्राउट कंट्रोल होता है। और बहुत ज़्यादा हमारे जो जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं वो रहते हैं, और एक मेंटेनेंस रहती है जानवरों के साथ और एनिमल्स के साथ का एक बहुत अच्छा सा रिश्ता रहता है। ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। देखो ये ऑक्सीजन साइकिल दिखा रखी है कि दिन के समय जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पेड़ पौधे देते हैं, और रात के समय वो लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल की वजह से ही हमारा क्या बैलेंस बना के रखते हैं पौधे, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो अगर पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो। पौधे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और हम जीवित हैं। अगर पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये देख लेना कि भैया गर्मी भी बढ़ जाएगी और हम सब मर जाएंगे बिना उसके। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत गंदी गैस है। और गंदी तो क्या मतलब, ये नहीं कहने का मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। कार्बन डाइऑक्साइड 55% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स आएंगी या और अदर इफेक्ट होगा। तो 55% वो है। तो वो अगर हमारे पेड़ हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके आप बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं, एक तरह की सिंक है। तो इस तरीके से हमें सॉइल को कंजर्वेशन करने में भी हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ये तो स्टडीज़ में भी आ चुका है। वाटर फ्लो के अंदर देखो पानी है जो ऊपर से नीचे जाता है और ट्रांसपिरेशन होता है, स्टीम्स में जाता है, वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है, उनके घर का खाना, और एयर पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो पोल्यूशन है उसको कम करते हैं, प्रदूषण को। और भी बहुत से फंक्शन है, जैसे बटरफ्लाइज हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ इनका घर है सबका फॉलो। अच्छा, इनको रहने के लिए इनके सोशल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, रिसर्च कर सकते हैं। अब है डिफॉरेस्टेशन, देखो ऐसे काट देते हैं क्योंकि ज़रूरत लगती है लोगों को कि हाँ हमें टिम्बर चाहिए या हमें मतलब अदर एक्टिविटी जो जो यूजेस हैं उसी के लिए हम इनको काट देते हैं। तो एक लंबे समय तक इनकी कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है या ओपन फॉरेस्ट है, वहाँ पर अगर हम पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं जिससे वहाँ पर कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खाली हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो। क्योंकि बहुत लोगों को यूज़ होते हैं ना फर्नीचर की तरह या अच्छा, मरने पे भी हम लोगों के रिचुअल्स ऐसे हैं कि लकड़ी चाहिए, जी रहे हैं तो लकड़ी चाहिए, हवन करते हैं थे लोग पहले कुछ, तो मतलब हमारी लकड़ी के बिना तो कुछ गति ही नहीं थी। तो मतलब बेड पे सोना, लकड़ी की चप्पलें होती थी, लकड़ी के बर्तन होते थे, सब कुछ लकड़ी का ही होता था। अब तो कहते हैं ना काट के अंडे यूज़ नहीं करते। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। डिफॉरेस्टेशन की जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना खेत फाड़ काटते, वहीं पे खाते पीते और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद वहाँ से निकल आते। तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे। तो अब वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो बंद हो चुका है, ठीक है ना।
अब है ग्रोइंग फूड डिमांड्स की वजह से भी हमारा फूड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब लोगों को खाना चाहिए तो खाने के लिए क्या है, फॉरेस्ट काट काट के जगह बना रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों को के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं ताकि वो खाना बना सकें। फायरवुड के लिए, फायरवुड भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। फायरवुड के लिए भी हम लोगों को यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब लकड़ी देते हैं। मैंने अभी बताया कि सर्दियों में लोग आग जला के रखते हैं तो उसकी वजह से भी वो करते हैं। रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए, वो भी यूटिलाइज़ होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर है, ओवर ग्रेजिंग है, नेचुरल फायर्स हैं, चिपको मूवमेंट, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। गांधी सत्याग्रह किया, कमर्शियल लॉगिंग की, लोगों को रोका, पेड़ों से चिपक गए अलंकरणता में। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आग लग जाती है ना, आजकल तुमने देखा होगा आग लगी, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो सबसे मेजर जो इफ़ेक्ट मैं बता रही हूँ वो यही है कि भैया डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाएगी। और उसकी वजह से बेटा आपकी फिर वहाँ पर आप खाना नहीं ग्रो कर सकते, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, सॉइल इरोजन हो जाएगा हमारा। जो एक कहावत भी है बेटा कि जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अगर इफ़ यू वांट टू कंजर्व द थिंग्स फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल के लिए कुछ कंजर्व करना चाहते हो तो चावल उगाओ, अगर 10 साल के लिए कुछ कंजर्व करना चाहते हो तो पेड़ उगाओ, और अगर 100 साल के लिए कुछ करना चाहते हो तो एजुकेट करो। तो हमें एजुकेट ही करना है बच्चों को कि डिफॉरेस्टेशन को ना करें। डिफॉरेस्टेशन किसी के वो नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा पेड़ों की कटाई से, उससे तो हमारा नुकसान ही है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारे जो आज हमें फ़ायदा लग रहा है लकड़ी को बेचने का कुछ या पेपर बनाने का या कुछ, वो हमारा नुकसान में बदल जाता है। क्योंकि हमें जितने उसके इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा हमें उसके इकोलॉजिकल फ़ायदे हैं। पानी को हमारा कंजर्व करके रखती है, वाटर साइकिल बनाती है, ऑक्सीजन साइकिल बनाती है, हमारे इरोजन को रोकती है, मृदा अपरदन को रोकती है, डेजर्ट को रोकती है, हमारे रेनफॉल की एक्टिविटी है, रेनफॉल को करती है। रेनफॉल मतलब जो है उसको मतलब बढ़ाती है, उसकी वाटर साइकिल को बढ़ाती है। तो जहाँ रेनफॉल है उसके डिक्रीज़ को कम कर रही है, बढ़ा रही है रेट को, तो ना ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ाती है, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड को कम करती है, क्लाइमेट को हमारा इम्प्रूव करती है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल बढ़ जाएगी, पानी ज़्यादा अच्छा आएगा तो, और इकोनॉमिकल लॉसेस को हमारे कम करती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहीं भी कोई जीव जंतु है वो बढ़ जाता है। अगर जंगल होगा, खेत होगा तो वहाँ ज़्यादा तुम्हें जानवर दिखेंगे, कैटरपिलर हो, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती है, एनवायरनमेंट चेंज से बचाती है। माइनिंग करने से लोगों को रोका जाए, ताकि अगर वो माइनिंग नहीं करेंगे तो उस एरिया में या रोड्स नहीं बनाएंगे या वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगी, इंडस्ट्री यूनिट नहीं होगी, वर्कर कम होंगे, अदर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो हमारा जो लैंड है वो सेफ़ हो जाएगा। वहाँ पर हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। तो पेड़ काटने का सबसे बड़ा रीज़न ही माइनिंग है कुछ जगह पर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है माइंस की वजह से। और आपने एक मूवी देखी होगी अवतार, उसमें भी आता है कि बेटा बेटेरियम में आपका एक मिलने मिलता है पेंडोरा गाँव, उसमें मून पे। तो मतलब इस तरीके से वो एनर्जी का सोर्स है, पेड़ पौधे हमारे लिए एनर्जी का सोर्स हैं, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर डैम्स जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डैम्स कहाँ से बनाते हैं, पेड़ों को काट के बनाते हैं। तो ये वनों की कटाई का कारण है बेटा डैम्स। हमें डैम्स नहीं बनाने चाहिए, पर डैम्स बनाने से हमारा नुकसान बहुत है, फ़ायदा कम है। डैम्स बनाने से अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट को, हमारे बैक वाटर्स नहीं बनते, हमारी सॉइल इनफर्टिलिटी हो जाती है, ज़मीन जो होती है ना वो उपजाऊ ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर पानी लोप कर जाता है। और जो जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है, जहाँ जहाँ पे वो नदी है, वो सब पानी में डूब जाता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ के जानवर हैं उनको वो मर जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं, उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, वहाँ से कहीं और जाना पड़ता है। कहीं कल्टीवेशन हो रही होती है वहाँ पर वो अच्छे से नहीं हो सकती, पानी में चोआ आ जाता है, नदियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनमें सिल्टेशन हो जाती है, डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। 5,000 से ज़्यादा लोग इस तरीके से गए हैं, तो डिसअपीयरेंस हो जाती हैं, बहुत सारी जो प्रजातियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, सर नमक जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो पानी का टेस्ट बदल जाता है, और वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती हैं। मच्छर वच्छर पैदा हो जाते हैं तो महामारी आने का खतरा है, फ्लड्स आने की सिचुएशन आ जाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हिल्सा और ये होती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। और 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वहाँ से उठ के कहीं और जाना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी अपनी रहन सहन के लिए, वो वहाँ से उठ के कहीं और जाना पड़ेगा उनको। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, फॉरेस्ट के डिक्रीज से तो डिजीज़ भी बढ़ जाती हैं,
और दवाइयाँ नहीं मिलती, तो इसमें कौन कौन से हमारे डैम्स हैं जो इफ़ेक्टिव कर रहे हैं, वो इसमें एक है सरदार सरोवर, इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें पता होना चाहिए आपको। और फिर साइलेंट वैली है, उससे हम बचा रहे हैं, तो इसलिए बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो आप भी एक प्लेज लीजिए कि आप पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगा के आप ठीक करेंगे। हाँ ठीक है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकिए। थैंक यू।